गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे जो टॉपिक है कैलकुलस लॉज आएंगे पहले तो, फिर उसके बाद आप लोग स्टडी करोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में और वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट, डेप्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, इनके अनुसार हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, कैलकुलस लॉज। जैसे कि कल आप लोगों को बताया गया था कि केपलर क्या करता है, जो गैलीलियो के द्वारा, कोपरनिकस के द्वारा, ब्रैहे के द्वारा जो भी डेटा इकट्ठा किया गया था प्लेनेटरी मोशन से संबंधित, उनको रीड करता है अच्छे से और फिर वो 3 लॉ देता है आपको। केपलर फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ ऑर्बिट्स के नाम से आएगा ये आपका, ठीक है। फिर सेकंड लॉ या लॉ ऑफ एरियाज के नाम से आएगा और थर्ड लॉ या लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स के नाम से आएगा। तो हम यहाँ केपलर के फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं। केपलर फर्स्ट लॉ या इसका दूसरा नाम क्या होता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो देखिए ये कहता हमें केपलर इस लॉ के अंदर कि हर एक प्लेनेट सन के चारों तरफ अपने इलेप्टिकल ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। किसमें रिवॉल्व करेगा वो, इलेप्टिकल ऑर्बिट के अंदर। और हर एक प्लेनेट का अपना अपना इलेप्टिकल ऑर्बिट है और सन उस इलेप्टिकल ऑर्बिट में किसमें है, फोकस पॉइंट में बड़ा हुआ है, ठीक है। सन कहां होगा, उस इलेप्टिकल ऑर्बिट में फोकस पॉइंट पर होगा। अब हर एक प्लेनेट का अपना अपना इलेप्टिकल ऑर्बिट है, ये नहीं है कि सिर्फ सारे के सारे एक ऑर्बिट के अंदर है। अर्थ का अलग है, वीनस का अलग है, मरकरी का अलग है और उस ऑर्बिट में सन एक जगह पर है, फिक्स है एक तरीके से। और ये फिक्स का मतलब ये नहीं कि सन रेस्ट में है, सन उस फोकस पर बड़ा रहेगा हमेशा। वो फोकस आपका इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। किसी भी एलिप्स के अंदर 2 एक्सिस होती हैं। जो ये वाली एक्सिस है इसको नाम देंगे माइनर एक्सिस और ये वाली जो एक्सिस है ये कहलाएगी मेजर एक्सिस। एक होगी हमारे पास मेजर एक्सिस और ये वाली एक्सिस कौन सी है, माइनर एक्सिस। सेंटर से, अब सन इस सेंटर पर नहीं है, कभी ये सोचो, यानी कि जहां माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस कोइंसाइड करती है वो उस इलिप्स का, उस इलेप्टिकल ऑर्बिट का सेंटर है। तो सन इस जगह पर सेंटर पर नहीं है, सन यहां फोकस पर बड़ा हुआ है। सेंटर से इधर वाली डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है, सेमी मेजर, और ऊपर वाली आपकी सेमी माइनर। तो इस तरीके से 2 डिस्टेंस बताइए आप लोगों को, सेमी मेजर एंड माइनर के नाम से। तो ये कह रहा हमें फर्स्ट लॉ के बारे में कि कोई भी प्लेनेट अपने इलेप्टिकल ऑर्बिट में है, ठीक है। तो अपने इलेप्टिकल ऑर्बिट में क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, हम समझे तो बात। मान लो यहां आपके पास इस पी पॉइंट पर कोई प्लेनेट है, तो सन क्या करेगा, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। कैसे, अपने सेंटर की तरफ यानी कि अपनी तरफ। और जो रेडियस वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर जो होता है, उसकी डायरेक्शन होती है हमेशा बाहर की तरफ। ये आपका एफ वेक्टर है, ये मान लो आप आर वेक्टर है। एफ वेक्टर एंड आर वेक्टर एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट है। अपोजिट के लिए कितना एंगल होता है, 180 डिग्री। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क का क्या फॉर्मूला था, टॉर्क था हमारे पास एफ आर साइन फाई। अब एफ के और आर के बीच में फाई कितना है, 180 डिग्री है और साइन 180 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो क्या रिजल्ट होगा, ये एफ आर साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री 0। तो किसी भी प्लेनेट पर टॉर्क कितना हुआ, 0 हुआ। और जब भी किसी प्लेनेट पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर, बॉडी पर टोटल टॉर्क 0 होता है, तो आप लोगों को पता है टॉर्क का एक फॉर्मूला ये भी था ना, dl/dt। तो क्या 0, टॉर्क 0, यानी कि dl/dt किसके बराबर, 0 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, L क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो हर एक प्लेनेट अपने ऑर्बिट में बड़ा हुआ है, मतलब कि गलती से भी कोई प्लेनेट, जैसे मान लो ये हमारी अर्थ का ऑर्बिट था, ये किसी दूसरे प्लेनेट का ऑर्बिट है, तो गलती से भी कोई प्लेनेट इस ऑर्बिट में नहीं आएगा। ये मान लो हमारी अर्थ का ऑर्बिट है, इसके अंदर क्यों, क्योंकि उसका एल क्या है,
कांस्टेंट है। तो सारे के सारे प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि उनका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। क्योंकि नेट टॉर्क कितना हुआ, किसी भी प्लैनेट पर वो जीरो हुआ, उनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसलिए कोई भी प्लैनेट अपने ऑर्बिट को छोड़ना नहीं चाहेगा। तो ये था फर्स्ट लॉ, कंफर्म ना? अब चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ। केपलर सेकंड लॉ, उसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ एरियाज के नाम से। ठीक है, अब आपको यहां से क्या पता लगा फर्स्ट लॉ से? अगर हम बात करें कि प्लेनेट का ऑर्बिट कैसा है, इलेप्टिकल, और एल क्या वहां कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। एंगुलर मोमेंटम की रिलेशन आई थी अपने पास, एल था किसके बराबर, आई ओमेगा के बराबर। किसके बराबर था, आई ओमेगा के बराबर। एल कांस्टेंट है ना, तो ओमेगा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, तो अब उसके बाद फिर से हम यहां ये कोई इलेप्टिकल ऑर्बिट कंसीडर करेंगे। सन यहां है, एक पॉइंट होता है ये सन से ज्यादा डिस्टेंस पर, इस पॉइंट को नाम देंगे पेरिहेलियन, और यहां जो ये डिस्टेंस होगी ये पेरिगी कहलाती है। क्या कहलाएगी, पेरिगी। और जो नियरेस्ट पॉइंट है सन के वो ये पॉइंट है, ये एपहेलियन डिस्टेंस क्या कहलाएगी, अपोगी कहलाती है। तो किसी भी प्लेनेट की सन से ज्यादा जो डिस्टेंस है वो पेरिगी कहलाएगी, नजदीक वाली डिस्टेंस क्या कहलाती है, अपोगी कहलाती है। समझ के बाद अब क्या है, उल्टा कर दिया। नोट्स में कैसे है ये, जो सबसे पास है वो तो पेरिगी है, सबसे दूर वाला नोट्स में ऐसा लिखा हुआ है। यस सर। चलो कोई बात नहीं। तो मतलब ये पॉइंट आपका कौन सा है, बिग पॉइंट, एक एपेलियन पॉइंट। यस सर। कौन सा पॉइंट है ये आपका, एपेलियन पॉइंट। ये कैसे, ये पेरिगी हो गया, फिर इसका मतलब यहाँ ये एपेलियन हो गया, ऐसे है ना ये। तो एपेलियन अपने पास क्या होगी, एक फारदेस्ट डिस्टेंस हो जाती है, यानी फारदेस्ट पॉइंट हुआ, और ये आपके पास इसका मतलब क्या होगी, अपोगी। ठीक है, और जो नियरेस्ट डिस्टेंस में आएगी अपने पास पेरिगी। ठीक है, पेरिहेलियन पॉइंट, एपेलियन पॉइंट। लेकिन जो मेन पॉइंट समझना हम लोगों को ये समझना है, मैं दो डिस्टेंस मान लेता हूं। एक डिस्टेंस मेरे पास r1 डिस्टेंस, और एक डिस्टेंस हमारे पास r2 डिस्टेंस। एक डिस्टेंस क्या है, r1, एक डिस्टेंस है r2। अब दो इनर्शिया हमारे पास, एक इनर्शिया होगा मेरे पास i1 जो किसके बराबर होगा, m r1 स्क्वायर। एक इनर्शिया होगा मेरे पास i2 जो किसके बराबर होगा, m r2 स्क्वायर। अब कौन सा इनर्शिया ज्यादा हो सकता है, किसी प्लेनेट का कौन सा इनर्शिया ज्यादा होगा, i1 या i2? i1 या i2? i1 ग्रेटर है ना, i1 ग्रेटर है किससे, i2 से। आपने पढ़ा एंगुलर स्पीड के बारे में, जहां i की वैल्यू ज्यादा होगी वहां ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो कोई भी प्लेनेट है उसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है या एंगुलर स्पीड है, इस एपेलियन पर क्या होगी, कम होगी, और पेरिहेलियन पर क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ के बाद एपेलियन पर क्यों कम हुई, क्योंकि वहां आई की वैल्यू ज्यादा थी, इनर्शिया की वैल्यू ज्यादा थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ज्यादा थी। पेरिहेलियन पर कम क्यों हुई, सॉरी ज्यादा क्यों हुई, क्योंकि वहां इनर्शिया कम था। ठीक है, तो इस तरीके से हमें याद रखना है। अब लॉ ऑफ एरिया में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। मान लो कोई प्लेनेट पहले यहां इस पॉइंट पर था, कुछ टाइम के बाद वो इधर आ जाता है। ठीक है, कोई भी ए डैश पॉइंट मान लिया मैंने, तो उसने मान लो यहां से यहां तक का जो टाइम लगा वो टी टाइम लगा है, ये वाला एरिया कवर किया, इतना एरिया कवर किया होगा। और मान लो यहां से और यहां तक का भी टाइम कितना लगा होगा, मान लो टी टाइम लगा होगा स्पीड एस पॉइंट तक का। अब यहां जो एरिया कवर किया गया है, इक्वल टाइम इधर था, इक्वल टाइम इधर, मतलब कि टाइम बराबर रखा हम लोगों ने। अब आपको मैं ये
कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर है। तो डायग्राम के अनुसार अगर हम देखें तो हमें ऐसा नजर आएगा एरिया इक्वल नहीं है, एरिया इक्वल नहीं है। ठीक है, जाहिर सी बात है हमें नजर भी ऐसे आएगा कि ये एरिया इक्वल नहीं है। लेकिन जो लो ऑफ एरियाज है आपके पास या सेकंड लो है कैलकुलर का, वो हमें ये कह रहा है कि किसी भी प्लेनेट का जो एरियल वेलोसिटी है किसके अराउंड, सन के अराउंड, वो हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी। अब एरियल वेलोसिटी किसकी बात करें हम लोग यहाँ, एरियल वेलोसिटी की। एरियल वेलोसिटी का मतलब एरिया बाय टाइम, वो क्या है, कांस्टेंट है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। द एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब वो प्रूव करना, लोगों को कैसे प्रूव करना है उस रिजल्ट को, समझ रहे बात। उस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम यहां ये मान लेते हैं, मान लो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ये जो प्लेनेट का पोजीशन वेक्टर था वो यहां था, मान लो किसी टाइम पर। ठीक है, ये अपने पास आप मान लेते हो किसके बराबर है, आर के बराबर। ये किसके बराबर हो सकता है, डायरेक्शन के कारण, क्योंकि पोजीशन वेक्टर अलग हो गया ना। तो इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, आर वेक्टर प्लस में डी आर वेक्टर के इक्वल लिख सकते हैं। समझ रहे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो इस तरफ थी आर वेक्टर की, और आर प्लस डी आर वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है। आप लोगों को बताया गया था ये क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक डी आर वेक्टर हो जाएगा। निकालने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आप लोगों ने जो टॉर्क वाला कंसेप्ट किया है उसमें मैंने बता दिया था। मान लो ये O है, ये P है, ये Q है, तो हमारे पास जो यहां से P Q है वो किसके बराबर होगा, O Q में से हम OP को घटा देंगे तो मेरे पास ये DR वेक्टर आ जाएगा। ये ऑलमोस्ट यहां परपेंडिकुलर होगा इस R के ऊपर, तो आपके पास क्या बन जाएगी, एक ट्रायंगल बन जाएगी। DR लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है ये। यहां देखो ये डायग्राम ऐसे आएगा, मान लो DR आपका ऐसे है और R ऐसे है और ये आपका ऐसे है, ये तो ये बेस हो गया ट्रायंगल में, मुझे उसके ऊपर वाले की जरूरत भी नहीं कभी फिलहाल। तो DR अपना परपेंडिकुलर है, R क्या अपना बेस है। किसी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस और इनटू में हाइट। यहां तक बात समझ गए ना। तो ये ट्रायंगल का एरिया बना दिया हमने। यहां जो मैंने प्रूव करना था उसकी बात कर रहा हूं यहां, भाई एरियल वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट थी। अब दोनों साइड ना dt टाइम से बात कर दो। मान लीजिए यहां से यहां तक का जो टाइम लिया गया वो dt टाइम लिया गया है, तो किससे डिवाइड करना मैंने, dt से डिवाइड करना। मैं dt को इसके साथ लिखूंगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है अंदर। dr/dt वेलोसिटी के बराबर होता है, तो रिलेशन किसके बराबर है, dA/dt का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर हुआ 1/2 और r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है हमारे पास जो mv वेक्टर है वो किसके बराबर होता है, p वेक्टर के बराबर। मास की प्रोडक्ट वेलोसिटी से लीनियर मोमेंटम होता है। तो यहां से आप देखोगे वेलोसिटी वेक्टर किसके बराबर आएगा, p वेक्टर बाय m। वहां रख दोगे आप वेलोसिटी वेक्टर के लिए पर, तो क्या रिलेशन आ गई, 1/2 r क्रॉस p वेक्टर बाय m। m आपका एक स्केलर है, ये बाहर आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट से। r क्रॉस p लीनियर मोमेंटम की क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ होता है एंगुलर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो 1/2 m और अंदर कितना हो गया आपके पास, l वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। अभी आपको बताया गया था थोड़ी देर पहले फर्स्ट लॉ में, किसी भी प्लेनेट पर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। तो l भी कांस्टेंट और मास तो कांस्टेंट है ही आपका, तो dA/dt क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये प्रूव आ चुका हमारे पास कि भी किसी भी प्लेनेट की जो एरियल वेलोसिटी होगी अराउंड द सन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यहां पे डेफिनेशन लिखी मिलेगी, द एरिया स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। जो एरिया कवर किया गया है किसके द्वारा, किसी प्लेनेट के पोजीशन वेक्टर के द्वारा,
किसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ, किसमें, इक्वल टाइम के अंदर, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और ये जो कंसेप्ट मैंने बताया है आपका, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम के नाम से कंसेप्ट होता है, 5th यूनिट के अंदर भी आ जाता है ये कंसेप्ट। तो वहां से हम लोगों ने इसको सेकंड लॉ को प्रूव किया है, समझ रहे हो बात, ये कंफर्म नहीं है टॉपिक में तुम्हारा। अब थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। तो लॉ ऑफ पीरियड्स के नाम से है ये। देखिए अब तक हम लोगों ने क्या माना है, भाई किसी भी प्लेनेट का जो ऑर्बिट है सन के चारों तरफ वो कैसा है, इलिप्टिकल है। लेकिन जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है ना, वो आपका एक कॉम्प्लेक्स ऑर्बिट मान लो, उसमें हम इतना आसानी से किसी रिजल्ट को डेराइव नहीं करके बता सकते। तो इसलिए हम लोग मान लेते हैं भाई कोई भी प्लेनेट है उसका जो ऑर्बिट है सन के चारों तरफ वो कैसा है, एक सर्कुलर ऑर्बिट। यह आसान होता हमारे लिए, और आसान चीज समझाना और भी ज्यादा आसान है। तो इसलिए हमने क्या माना कि सन यहां पर, अब सन का टोटल मास कितना है, कैपिटल M है, और इसके चारों तरफ कोई प्लेनेट है वो चक्कर लगा रहा है, उस प्लेनेट का मास है m मास, और इसके ऑर्बिट की रेडियस है r। इसके ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, r रेडियस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें यहां सन का इस प्लेनेट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F किसके बराबर होगा, G mm/r²। और ये प्लेनेट कौन से पाथ में चक्कर लगा रहा है, सन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में। कौन सा फोर्स मिला होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और आपको पता है कि इस फोर्स के कारण ही कौन सा फोर्स बना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बना होगा। तो हम लोग लिखते हैं G mm/r² बराबर है किसके, mv²/r के। एक r से एक r कैंसिल, m से m कैंसिल। तो मेरे पास किस तरह से बचा, v² का किसके बराबर, gm/r के बराबर। v किसके इक्वल था, ओमेगा की प्रोडक्ट r के साथ, v का स्क्वायर होगा ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा। यहां रख दें रिजल्ट, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बराबर है gm/r। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ गया, gm/r³ के बराबर, ठीक है। अब ओमेगा किसके बराबर होता है, 2π/t के, और किसका स्क्वायर देखना हमें, ओमेगा का स्क्वायर। तो क्या होगा ये 4π² याद रखते हम। तो क्या रिलेशन आएगी, 4π² बराबर है gm/r³। मैं t² को इस तरफ लेके आऊंगा, बाकी सारी टर्म इस तरफ आ जाएंगी। तो मेरे पास रिलेशन क्या रहेगी, t² इधर गया, r³ इसके साथ बना होगा, gm इसके नीचे आएगा। तो क्या रिजल्ट बनेगा, 4π²/gm/r³। ये क्या आपका एक कांस्टेंट है। तो t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, r³ के। तो थर्ड लॉ की स्टेटमेंट में हम इसको बोल देंगे ये एक सेमी मेजर एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है, यह सेमी मेजर एक्सिस है। तो थर्ड लॉ की स्टेटमेंट में क्या है आपका रिजल्ट, द स्केल ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, ये थर्ड लॉ प्रूव कर दिया हम लोगों ने। कोई डाउट अब यहां? तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थोड़े से एफर्ट करना शुरू कर दोगे ना, थोड़े से एफर्ट का मतलब थोड़ा सा करके पहले पढ़ के आना स्टार्ट कर दोगे तो सारे टॉपिक मेरे हिसाब से, मेरा मानना है ऐसा कि साथ ही साथ याद होना स्टार्ट हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं आएगी। और जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना हमारा, तो वैसे भी कोई परेशानी नहीं आनी, फिर न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा हमारे लिए सोल्व करना। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि ग्रेविटी के नाम से है। तो मैं अभी ये कहूंगा तुम्हारे से कि ग्रेविटी में और ग्रेविटेशनल फोर्स में अंतर है, डिफरेंस है।
ग्रेविटी अलग चीज है और ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है। मानोगे नहीं इस बात में? नहीं मानोगे ना? ठीक है, तो बात करेंगे अब यहाँ ग्रेविटी को मतलब क्यों बोल रहा हूं। ग्रेविटी है तो एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन इसका दायरा फिक्स है। मतलब कि ये किसी एक सोर्स मास के बीच में और एक टेस्ट मास के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसी को ग्रेविटी बोला जाएगा। सोर्स मास आपका हो सकता है एक प्लेनेट, ठीक है, या कोई स्टार, या कोई एस्ट्रो ऑब्जेक्ट, वो हो सकता है आपके पास। तो कोई प्लेनेट है, स्टार है या एस्ट्रो ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में और एक टेस्ट मास के बीच में ये वाले मास जो है वो कौन से मास कहलाएंगे? सोर्स मास। ठीक है, आगे जाके पता लग जाएगा आपको सोर्स मास क्या है, टेस्ट मास क्या है। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वही क्या कहलाता है? ग्रेविटी कहलाता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या नाम देंगे? ग्रेविटी नाम देंगे। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है किन्हीं भी दो मास ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई भी दो मास ऑब्जेक्ट हो सकते हैं आपके। इनका दायरा फिक्स हो गया, एक तो सोर्स मास होगा, एक टेस्ट मास होगा, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटी है। जैसे यहां वो प्लेनेट अर्थ मान लेते हैं, हमारी अर्थ और हमारे बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटी है। ठीक है, वो क्या होगा? ग्रेविटी। और उस ग्रेविटी को क्या नाम देते हैं हम लोग? वेट नाम देते हैं। क्या नाम देंगे उसको? वेट नाम देंगे। इसको किससे डिनोट किया जाता है? mg से डिनोट किया जाता है। बात समझ में क्या डिफरेंस है ग्रेविटी के बीच में और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में? भाई कोई भी सोर्स मास और टेस्ट मास के बीच में जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ग्रेविटी है, वो वेट फोर्स है, वो वेट है। लेकिन कोई भी दो मास ऑब्जेक्ट हो आपके, प्लेनेट के बीच में, सन प्लेनेट के बीच में, वहां फोर्स जो आपका वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। कंफर्म है ये बात? अब यहां तो ये स्मॉल जी है, ये क्या लाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहलाएगा ये? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसी के बारे में आगे सीखना हम लोगों ने, तो हम ये मान लेते हैं फिलहाल हमारी अर्थ है जिसका मास कैपिटल M है, हमारी अर्थ का सेंटर मान लिया, यानी कि अर्थ का टोटल मास कहां कंसंट्रेटेड है? हमारी अर्थ के सेंटर पर। और हमारी अर्थ को हमने मान लिया स्फीयर, उसकी रेडियस कितनी अर्थ की? मान लो कैपिटल R। और कोई टेस्ट मास है वो यहां रखा हुआ है अर्थ के सरफेस पर। ठीक है, टेस्ट मास, जैसे आपने पॉइंट मास ऑब्जेक्ट पढ़ा था वही मास है ये आपका टेस्ट मास। अब इसका खुद का मास अर्थ के मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। अब मान लो अपने मास की बात करें 50 किलोग्राम है, 100 किलोग्राम है मान लो, और अर्थ का कितना किलोग्राम मास है, तो ना के बराबर है ना, तो हम तो हुए टेस्ट मास और अर्थ के आपका एक सोर्स मास है। तो यहां इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना होगा अपने पास? G m/r²। और जो वेट फोर्स है वो कितना होगा? mg के बराबर। दोनों को कंपेयर करें तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो मैं यहां mg लिख लेता हूं, m से m कैंसिल। हमारे पास g की वैल्यू आ गई किसके बराबर? G m/r²। अब आप ये देखिए m किसका मास था? कैपिटल M, अर्थ का मास। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पर डिपेंड कर रहा है, सोर्स मास पर डिपेंड कर रहा है। r यानी कि रेडियस, रेडियस का मतलब साइज, किसका साइज था? ये अर्थ का साइज। क्या उस बॉडी का कोई जिक्र हुआ? टेस्ट मास का कोई जिक्र हुआ इसमें डेरिवेशन के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर? कोई जिक्र नहीं है। तो कुल मिलाकर हम क्या सीखे यहां से? भाई कोई भी आपके पास किसी भी प्लेनेट के केस में चले जाए ना आप, कोई अर्थ की बात नहीं कर रहे हम लोग, कोई भी प्लेनेट आ जाए हमारा, उसके केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस प्लेनेट की शेप पे, साइज पर और मास पर डिपेंड करेगा। उसका कोई लेना देना नहीं है टेस्ट मास से, टेस्ट मास की शेप से, साइज से। अगर ये बढ़ने लगी तो जी घटेगा, ये बढ़ गया तो जी बढ़ जाएगा। समझिए बात? तो इस तरीके से हम लोगों को सीखना है कि कब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता है और कब घटता है। अगला जो कांसेप्ट अपना वेरिएशन इन जी के नाम से ही आ जाएगा। किस नाम से आएगा? वेरिएशन इन जी के नाम से। तो बात करेगा वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से कांसेप्ट अपना
और डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी प्लेनेट के ग्रेविटी के कारण जो एक पॉइंट पर एक सरफेस पर जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है वही एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। तो यहाँ एक कांस्टेंट शब्द ऐड किया है, लेकिन वो कांस्टेंट एक पॉइंट पर है। ये नहीं कि कहीं पर भी आप किसी टेस्ट पास को लेके गए और हर जगह आप बोल दोगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, भाई अलग आएगा, अलग पॉइंट पर अलग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ सकता है। तो आप वेरिएशन इन जी करेंगे, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करेंगे और कांसेप्ट आएगा आपका किसके अनुसार, विद हाइट, एच के अनुसार, हाइट के अनुसार। एक मिनट में ना उस पहले हेडिंग वाला मैं हो सकता है पहले सिंपल तो बताएगा उसके अंदर मुझे विश्वास का नहीं होगा। तो चलिए बात करेंगे विद हाइट एच, किसके अनुसार, हाइट एच के अनुसार। तो फिर से आप कंसीडर करोगे कि यह हमारी अर्थ है, कैसी है, एक परफेक्ट स्फीयर की फॉर्म में। यह अर्थ का सेंटर O है, इस पर क्या है, मास m है, यानी कि अर्थ का मास कंसंट्रेटेड है। O पॉइंट क्या है यहाँ फिलहाल, अर्थ का सेंटर ऑफ मास है। आपकी रेडियस मान लेते हैं कितनी, कैपिटल R। कोई मास है टेस्ट मास, वो इस A पॉइंट पर रखा हुआ है। तो A पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, एट पॉइंट A G की वैल्यू कितनी आएगी, Gm बाय R स्क्वायर। फिर मान लो ये जो टेस्ट मास था वो इस पॉइंट पर था, B पॉइंट पर, और B पॉइंट की जो हाइट है A पॉइंट से यानी कि अर्थ के सरफेस से कितनी है, h हाइट है। अब वो टेस्ट मास यहां था, तो हमें क्या देखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए दो मास के सेंटर से डिस्टेंस लेनी है। अब वो सेंटर वाली डिस्टेंस ये होगी यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई अपने पास, r प्लस h के बराबर। अब हम जाए एट पॉइंट B, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को देखें। एट पॉइंट B G डैश कितना होगा हमारे पास, Gm बाय R प्लस H का स्क्वायर। एक छोटी सी बात है, R प्लस H ज्यादा है या R ज्यादा है, तो यहां से अगर हम देखें R प्लस H की वैल्यू ज्यादा है R से, तो इसलिए G डैश की वैल्यू कम होगी किससे, G से। ये तो इसका सिंपल से तरीके से। अभी हमें इसके रिजल्ट प्रूव करने हैं और इसके दो रिजल्ट आएंगे अपने पास। अब ये इक्वेशन एक हुई आपके पास, ये इक्वेशन दो हुई, ठीक है। मैं दो को एक से डिवाइड कर देता हूं। किसको किससे डिवाइड करें, दो को एक से डिवाइड करें, तो डिवाइड कीजिएगा सेकंड को फर्स्ट से। क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, G डैश बाय G इज इक्वल टू Gm बाय R प्लस H का स्क्वायर और डिवाइड में Gm बाय R स्क्वायर। Gm से Gm कैंसिल, तो क्या रिजल्ट मिला, R स्क्वायर डिवाइड में R प्लस H का स्क्वायर। फिलहाल इस रिजल्ट को ना याद रख लो, आगे मैं इसका कंपैरिजन बताऊंगा कहां इसको कैसे कंपेयर करेंगे। फिलहाल तक यहाँ ये आप एक रिजल्ट याद कर लो, और ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। और इक्वेशन आ गई थर्ड इक्वेशन। अब ना कि आप नीचे से R कॉमन लो, R कॉमन लोगे तो आपको पता है कि यहां स्क्वायर था, तो बाहर क्या आएगा आपका, R का स्क्वायर बाहर आएगा। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल होगा, तो देखिए मेरे पास मैं लिखता हूं आगे, G डैश बराबर होगा G और 1 बाय 1 प्लस H बाय R का स्क्वायर। अब सोचोगे कैसे, यहां से मैंने R को कॉमन लिया, ऊपर स्क्वायर था यहां ब्रैकेट, तो R स्क्वायर बाहर आया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, यहां 1 प्लस H बाय R का स्क्वायर बच गया, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, यहां से हम 1 प्लस H बाय R की पावर -2, ठीक है। अब मैथमेटिक्स का एक रिजल्ट होगा हमारे पास,
एक बाइनोमियल एक्सपेंशन आता है 1 प्लस x, अगर इसकी पावर n है और x 1 से बहुत ज्यादा छोटा है तो देखिए रिजल्ट होगा 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर एंड कंटिन्यू आगे चलोगे आप। अब x आपका यहाँ किसके बराबर, h बाय r के बराबर, और n किसके बराबर है, -2 के बराबर। तो आप ये देखिए h बाय r 1 से बहुत छोटा है तो h बाय r का स्क्वायर और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो इसलिए आप कहां तक रहे, यहां तक रहे, इसको नाम दिया जाएगा फर्स्ट ऑर्डर बाइनोमियल एक्सपेंशन, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का मतलब पावर। तो हमने h बाय r की एक ही पावर तक एक्सपेंड करना है इसको, तो ये क्या कहलाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर बाइनोमियल एक्सपेंशन कहलाएगा। तो यानी कि x के साथ n गुणा करना आपने। तो देखिए क्या रिजल्ट मिल गया हमें 1 माइनस 2x बाय r और इनटू में g। समझ में आई बात? भाई हमने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज किया, उसके अनुसार हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। आप खुद देख सकते हो एक में से कुछ घटा हुआ है, तो ये जो ब्रैकेट वाला रिजल्ट है ये 1 से कम होगा, ये 1 से ज्यादा आ सकता है, 1 से कम ही आएगा ना, यानी कि फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, पॉइंट में वैल्यू आएगी, और पॉइंट वाली वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन जी से करेंगे हम लोग, तो क्या होगा अपना रिजल्ट कम होगा। तो इससे क्या प्रूव हुआ, जी डैश किससे कम है, जी से कम है। अब सपोज करो मैं आप लोगों को बोल देता हूं कि आई अपने पास कितनी 3200 किलोमीटर, और मुझे नहीं पता मैं कौन से फॉर्मूले में रखना चाह रहा हूं। मान लो बाई चांस मैं इस 3200 किलोमीटर को इस फॉर्मूले में रख देता हूं, एच की वैल्यू को 32 नहीं 6400 किलोमीटर हो जाएगा। आपकी रेडियस भी 6400 किलोमीटर होती है, 6400 को 6400 में भाग किया कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0। तो इसका मतलब जी डैश की वैल्यू 0 आ गई, कहां 3200 किलोमीटर आई पर। ऐसा नहीं है कभी भी, जो ये चीज है ना ये ग्रेविटी का ही तो एक्सेलरेशन है, और ये इनफाइनाइट तक लग सकते हैं, इफेक्टिव इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा सकते हैं। तो ये 3200 किलोमीटर पर ये गलत आंसर आ गया मेरा। इसका मतलब हमें इस रिजल्ट को x की वैल्यू को यहां नहीं रखना था, क्योंकि ये जो कंडीशन आई है, ये जो रिजल्ट आया आपका वो यहां से आया था, जो हमने x को किससे, x वेरी वेरी लेस देन था r से, यानी कि x लेस देन था किससे 1 से। तो ऐसा कोई भी रिजल्ट होगा जो x आपका r से बहुत कम होगा, तो उस टाइम पर ये फॉर्मूला यूज करना हम लोगों ने। समझ के बाद अब मैं इस फॉर्मूले में चलाता हूं, यहां इस फॉर्मूले में रखूंगा ना मैं 3200 किलोमीटर, क्या रखूंगा मैं 3200 किलोमीटर, और यहां 6400 प्लस में 3200, ठीक है। तो ये हो सकता है लगभग आपका g/16 रिजल्ट आ जाए, कितना आ जाए g/16 रिजल्ट। तो जब आपको हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के आसपास गिवन हो या रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल हो, तो उस टाइम पे हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि जो 3200 किलोमीटर आई थी ना वो यहां रखनी थी इस फॉर्मूले में, यहां गलत रखे हम लोग, यहां इस फॉर्मूले में गलत रखे। तो जब हाइट आपको किसके कंपेरेबल दे रखी हो, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल दे रखी हो या रेडियस ऑफ अर्थ से ज्यादा दे रखी हो, तो उस टाइम पे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जी डैश को निकालने के लिए। अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई कर दी हो h वेरी वेरी लेस देन हो r से, तो उस टाइम पर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है किसको निकालने के लिए, जी डैश को निकालने के लिए। कंफर्म ना? उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर वेरिएशन देखनी है किसके अनुसार, डेप्थ के अनुसार। किसके अनुसार देखेंगे वेरिएशन, डेप्थ के अनुसार वेरिएशन देखनी है। और इसलिए मैं बार बार बोलता हूं तुम लोगों से कि घर से वीडियो देख के आओ, सारे पॉइंट्स अपने आप क्लियर होते चलेंगे और में कोई परेशानी नहीं आएगी तुम लोगों को। तो देखिए अब डेप्थ वाले केस में हम बात कर रहे हैं। फिर से हमने माना हमारी जो अर्थ है वो एक परफेक्ट स्फीयर है, इसका सेंटर O है, O सेंटर पर इसका टोटल मास कंसंट्रेटेड है, O इज द सेंटर ऑफ मास, R इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अब यहां हम मानते हैं जो हमारी अर्थ है
इसकी डेंसिटी जो हो यूनिफॉर्म डेंसिटी है, यानी कि हर जगह डेंसिटी आपकी कांस्टेंट है। कहीं चले जाना, कोई से पॉइंट पे चले जाना, अर्थ की डेंसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। तो देखिए आप कंसीडर करोगे, यहां मान लो ए पॉइंट था, ए पॉइंट पर कोई टेस्ट मास था, वहां आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिजल्ट कितना था? ए पॉइंट पर gm/r²। लेकिन अभी हमें यहां इस तरह के केस को, डेप्थ वाला केस जो है, उसमें हम मास को डेंसिटी की टर्म में रखना पसंद करेंगे। किसकी टर्म में? डेंसिटी की टर्म में। अर्थ क्या है? एक स्फीयर, और किसी स्फीयर का जो मास होता है वो वॉल्यूम की प्रोडक्ट डेंसिटी के साथ होगा। तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें? g/r², और मास किसके बराबर होगा? वॉल्यूम 4/3πr³ इनटू में डेंसिटी रो। अर्थ की डेंसिटी क्या मान ली हम लोगों ने? रो मान ली है। r² से r² कैंसिल, तो कितना रिजल्ट मिला हमें? ये 4/3πr² और इनटू में g। ठीक है, वापी देखो डेप्थ वाला केस स्टडी करें हम। मान लो आप यहां आ गया इस बी पॉइंट पर, क्या बी पॉइंट पर पहले वाला स्फीयर था? इतना ही तो स्फीयर होगा, पहले तो पूरा स्फीयर था, अंदर एनक्लोज था ये। अब बी पॉइंट पर इतना स्फेरिकल पोर्शन है अपने पास, ठीक है। ए से डी की डेप्थ मान ली कितनी? डी। टोटल कितनी है अपने पास? ये आर। तो अब इस जो बचा हुआ जो आपका स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी आ गई? आर माइनस में डी। तो इसकी रेडियस कितनी आ गई? आर माइनस डी आ गई। इसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3πr-d का क्यूब, और मास कितना होगा? डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम की। तो इसलिए अब मैं बी पॉइंट पर जाता हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। जी डैश हमारे पास किसके बराबर होगा? gm/r-d का स्क्वायर। ठीक है, m डैश कर लो, यहां मास अलग अब जो बी पॉइंट पर एनक्लोज कर रहा है जो स्फीयर, वहां मास m डैश है, और वो m डैश किसके बराबर होगा हमारे पास? इसके बराबर लिखा जाएगा 4/3πr-d का क्यूब इनटू डेंसिटी रो। अब ये फिर स्क्वायर टर्म कैंसिल होगी, तो g डैश की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 4/3πr-d रो इनटू में g। कंफर्म ना ये बात भी? अब g डैश को किससे भाग कर दें? g से भाग कर दें। सेकंड को डिवाइड कर दो फर्स्ट से, जैसा पहले वाले केस में किया था। तो क्या आएगा? g डैश बाय g बराबर है 4/3πr-d रो g, और डिवाइड में 4/3πr रो और g। जिससे जो कटता उसको काटो, तलवार अपने हाथ में है। ठीक है, योद्धा थे ना, बोला था कमर कस लो अपनी, आज बहुत कुछ पढ़ना है, महारथी बनाना है तुम्हें। तो यहां तक होगी ना ये बात। अब क्या बचा? ऊपर तो बचा r-d, नीचे कितना बचा अपने पास? r बचा है। ठीक है, अब इनको अलग अलग लिख सकते हैं ना लोग। ऐसे लिख सकता हूं मैं r/r माइनस d/r। r/r कितना? 1। तो कितना हो गया ये? 1 माइनस d/r। बाप ये बताओ 1 में से फिर यहां उसमें कुछ घटा हुआ है, तो ये फिर से क्या है? g डैश आपका फिर से कम होगा किससे? g से। अब सपोज करो आप b की बजाय कहां चले गए? सरफेस पे थे पहले, फिर आप o पॉइंट पे चले गए, तो टोटल डेप्थ कितनी होगी? अर्थ की रेडियस के बराबर एट सेंटर ऑफ अर्थ। d किसके बराबर? r के बराबर। याद रखिए r/r 1 माइनस 1 0, तो g डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर ऑफ अर्थ पर कितना हुआ? 0 हुआ। अगर कोई पूछने लगे आपसे कि आप अर्थ के सेंटर पर हो, मान लो वैसे जा तो सकते ही नहीं जा सकते, सीधी सी बात है। तो मान लो आप अर्थ के सेंटर पर हो और आपका वेट बताइए कितना है, तो हम कहेंगे 0। इफेक्टिव वेट हमारा कितना हुआ? 0 हुआ, क्योंकि mg डैश लिखा जाएगा ना वेट को, तो mg डैश g डैश कितना वहां? 0 है, तो वेटलेसनेस आ जाएगी वहां। ठीक है, क्या हो जाएगी? वो वेटलेसनेस की सिचुएशन आ जाएगी।
अब वो हमारे से पूछ सकता है बताइए परसेंटेज वेरिएशन हाइट के अनुसार कितनी है और डेप्थ के अनुसार कितनी है। किसकी बात करें हम लोग? परसेंटेज वेरिएशन की बात कर रहे हैं जी डैश के अंदर या जी के अंदर। देखिए हाइट वाले केस में रिजल्ट कितना आया था अपना? जी डैश बराबर था किसके? जी 1 माइनस 2h/r। और डेप्थ वाले केस में कितना था? जी डैश बराबर है जी 1 माइनस d/r। आप जी को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट के, तो क्या रिलेशन मिलेगा हमें? जी माइनस 2h/r इंटू में जी, और यहां जी डैश बराबर होगा हमारे पास जी माइनस d/r इंटू में जी। ठीक है, आप माइनस 2h/r इंटू में जी को लेफ्ट साइड की तरफ, जी डैश को राइट साइड की तरफ, वहां भी ऐसे करेंगे माइनस 3/r इंटू में जी को लेफ्ट और जी डैश को राइट। तो क्या रिलेशन आएगा हमारे पास? g माइनस जी डैश बराबर होगा हमारे पास 2h/r इंटू में जी, और यहां क्या होगा? g माइनस जी डैश इज इक्वल टू d/r इंटू में जी। ठीक है, अब ये क्या होता है? एक तरीके से मान लो ये फाइनल था, ये इनिशियल था। फाइनल से इनिशियल घटाओगे, सॉरी इनिशियल से फाइनल को घटा रहे हो आप, ये ज्यादा था ना अपने पास, ये कम था, तो परसेंटेज डिक्रीज आ जाएगा, क्योंकि इनिशियल से फाइनल को घटाते तो डिक्रीज को देखना हम लोगों ने, परसेंटेज डिक्रीज निकाला मैंने। तो देखो इसको मैं लिख लूंगा किससे? डेल्टा जी से। ये जी इधर आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है, बराबर होगा किसके? लिए 2h/r के, और यहां क्या मिलेगा? डेल्टा जी बाय जी बराबर है किसके? d/r के। ये आपने पढ़ा था, रिलेटिव एरर पढ़ी थी आपने, फ्रैक्शनल एरर, ये फ्रैक्शन में आ गया अपना रिजल्ट। और फ्रैक्शन को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो किस में बढ़ जाएगा? ये परसेंटेज में। तो परसेंटेज में मैंने ऐसे निकाल दिया इसको। तो आपको देखो कहां परसेंटेज ज्यादा डिक्रीज हो रही है। अगर h और d बराबर वैल्यू है, h बराबर है किसके? d के, तो कहां ज्यादा डिक्रीज हो रहा है रिजल्ट? हाइट वाले केस में या डेप्थ वाले केस में? देखो यहां तो रिजल्ट मिलेगा आपको कितना? 2h मतलब 2d/r, और वहां कितना है सिंगल अपना d/r, तो डबल का रिजल्ट डिक्रीज हो रहा अपना, इसमें हो रहा है ना ज्यादा डिक्रीज की। अगर हम बात करें तो तरीके से समझ के बात, और खुद सोचो, देखो जो अपने पास एक तरीके से ये फॉर्मूला आया, इससे मैंने h को 3200 रखा था, तो मैथमेटिकली बात करें थ्योरेटिकली वैसे ऐसा हालांकि है नहीं एक्सपेरिमेंटल तरीके से, तो 3200 रखने पर कितना था रिजल्ट? 0 था, और यहाँ d 6400 रख रहे थे तब 0 आ रहा था। तो कहाँ रिजल्ट आपका ज्यादा डिक्रीज है? बल्कि 6400 वाले में 3200 वाले में, यहाँ तो डबल, तो यहाँ पर फर्क पड़ रहा है ना। वहां तो 6400 रखनी पड़ेगी वैल्यू जब 0 बनेगा इस फॉर्मूले में, और यहाँ 3200 रखने से काम चल रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ ज्यादा डिक्रीज हो रहा है तरीके से अगर हम देखें तो ये कंपैरिजन है इनका। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है रोटेशन ऑफ अर्थ, और लैटिट्यूड आएगा इसके अंदर, और लैटिट्यूड से कुछ याद आएगा? तुम्हें नहीं आया? चलो बता देंगे क्या है लैटिट्यूड का कंसेप्ट। तो लैटिट्यूड या इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, किस नाम से? ये इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ के नाम से। तो रोटेशन ऑफ अर्थ का क्या इफेक्ट है? रोटेशन ऑफ अर्थ या इसका नाम होगा लैटिट्यूड। अब हम मान लेते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो किसी इमेजिनरी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, जिसको आप क्या नाम देते हो? पोलर एक्सिस नाम देते हो, जियोग्राफिकल एक्सिस के नाम से जानते हो। फिर से हम लोगों ने माना कि हमारी जो अर्थ है वो क्या है? परफेक्ट स्फीयर है। क्या है ये? परफेक्ट स्फीयर। और ये एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। वो एक्सिस मैंने सीधी दिखा दिया ना कि वो थोड़ी तिरछी दिखाते हैं, स्लाइड दिखाते हैं उसको। इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रही है। इस एक्सिस को क्या नाम दिया जाता है? पोलर एक्सिस नाम दिया जाता है। यहां कौन सी साइड बोली जाएगी? अब नॉर्थ, और ये आपकी साउथ। और मान लो ये जो हमारी अर्थ का क्या है? सेंटर है।
इसको क्या नाम देंगे हम, अर्थ का सेंटर, और यहाँ इस सेंटर पर अर्थ का टोटल मास कंसंट्रेटेड है। क्या रहेगा यहाँ पर, अर्थ का टोटल मास रहेगा। अब उसके बाद हम यहाँ एक लाइन कंसीडर करेंगे जिसको नाम दिया जाएगा इक्वेटोरियल लाइन। कौन सी लाइन आएगी, वो एक इक्वेटोरियल लाइन आएगी। इक्वेटोरियल लाइन होती है जो कि अर्थ के सेंटर से और पोलर एक्सिस से कैसे पास हो, परपेंडिकुलर पास हो। वो लाइन क्या कहलाती है, आपके इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है। मान लो ये कोई प्लेस है, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर कोई टेस्ट मास ऑब्जेक्ट प्लेस है। अर्थ क्या कर रही है, अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है। तो ये पॉइंट मास या टेस्ट मास जो आपका, वो कौन से पाथ में चक्कर लगा रहा है भाई। मानो मैंने कहा कि यहां कोई पॉइंट मास रखा हुआ है और अर्थ अपने मतलब कि एक्सिस पर चक्कर लगा रही है, रोटेट कर रही है, तो पॉइंट मास कौन से पाथ में मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में। तो ये पॉइंट मास कौन से पाथ में मूव करता होगा, एक सर्कुलर पाथ में मूव करता होगा। आप सपोज कर लीजिए हमारी अर्थ रेस्ट में है, तो इस टेस्ट मास का जो वेट है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा, उसकी डायरेक्शन होगी किसकी तरफ, प्योरली सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। किसकी तरफ आ जाएगी, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ आ जाएगी। ये अपने पास किसकी डायरेक्शन है, mg की डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये सर्कुलर पाथ की क्या है, रेडियस है। अब जो ये एक्चुअल में रेडियस वेक्टर है ना, रेडियस वेक्टर इस इक्वेटर के साथ जो एंगल बनाता है उसी को लैटिट्यूड नाम दिया जाता है। उसी को क्या नाम दिया जाएगा, लैटिट्यूड। जैसे आप लोगों ने पढ़े होंगे हिंदी में देशांतर और अक्षांश पढ़े होंगे। जो अक्षांश होते हैं ना वो इसके साथ बनते हैं, इक्वेटर के साथ, और जो देशांतर होते हैं वो इसके साथ बनेंगे, लॉन्गिट्यूड जिनको हम बोलते हैं। देशांतर होते हैं इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड, जो किसके साथ बनेंगे, इस पोलर एक्सिस के साथ जो एंगल बनेंगे वो क्या कहलाते हैं, आपके लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं। अब यहां बात कर रहे हैं किसकी, लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। तो लैटिट्यूड क्या है, जो ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर इस इक्वेटर के साथ जो एंगल बनाता है वही क्या कहलाता है, आपका लैटिट्यूड कहलाता है। लैटिट्यूड को डिनोट किया गया लैम्डा से। ये वाला एंगल भी मेरे पास क्या होगा, लैम्डा एंगल होगा, ठीक है। ये वाला एंगल भी कितना अपने पास, लैम्डा एंगल है। अब ये वाली जो ट्रायंगल है इसमें ये बेस होगी, ये आपकी परपेंडिकुलर हो गया, और ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है ये क्या होगी, हाइपो होगी। इसको पॉइंट सी नाम दे दो, ये अर्थ का सेंटर है। तो मेरे पास ट्रायंगल कुछ ऐसे है, पी सी और ट्रायंगल। ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये सर्कुलर पाथ की रेडियस है, और ये लैटिट्यूड है, लैम्डा है। तो मुझे निकालना किसको है, आर को निकालो, सर्कुलर पाथ की रेडियस को निकालना है। पता किसका है, हाइपो का पता है, यानी कि हाइपो का पता है, बेस निकालना है। तो बेस और हाइपो कौन सी रेशियो में आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। किसमें आएंगे, कोस के अंदर। तो यहां से कोस लैम्डा किसके बराबर आएगा, बेस बाय हाइपो, और बेस किसके बराबर आएगा, आर कोस लैम्डा के बराबर। कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वहां कौन सा फोर्स काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की जो रिएक्शन होगी वो कहलाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा सेंटर से दूर की तरफ, उस सर्कल के सेंटर से दूर की तरफ। तो इस तरफ आपका कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और मैग्नीट्यूड फॉर्म में सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार एक्शन बराबर होता है किसकी रिएक्शन के, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिएक्शन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो किसके इक्वल होगा, m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। जब अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करेगी तो उस टाइम पर हम मान लेते हैं कि जो वेट होगा ना आपका इफेक्टिव वेट, वो अर्थ के सेंटर की बजाय मान लो इस तरफ था। तो ये अपने पास किसकी डायरेक्शन आ गई, mg डैश की डायरेक्शन आ गई। किसकी डायरेक्शन आ जाती है, ये mg डैश की, ठीक है। तो हम ऐसे बना लेते हैं, ये कौन सा फोर्स है इस तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये क्या आ गया आपका mg डैश, और इस तरफ कौन था mg, वेक्टर है नो,
आप क्या करो, एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेते हो। कैसे कंप्लीट करें? पैरेललोग्राम की दो साइड है, एक साइड यहां होगी, दूसरी साइड यहां। तो ये साइड ये वाली होगी यहां, और ये साइड ये वाली होगी। तो ये क्या आ गया अपने पास? एक रिजल्टेंट आ गया। अब mg के और mv m ओमेगा स्क्वायर r के बीच में एंगल कितना है? ये वाला एंगल। टोटल कितना होना था? 180। 180 में से कितना कट गया? लैम्डा। तो कितना ये वाला एंगल इन दोनों के बीच में? 180 माइनस में लैम्डा है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है किसके फॉर्मूले को? रिजल्टेंट के फॉर्मूले को। रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला था? r बराबर था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा और उसका स्क्वायर रूट। अब a तो mg है, b आपका m ओमेगा स्क्वायर r है। b क्या हमारे पास? m ओमेगा स्क्वायर r है, ठीक है। और r क्या आपके पास जो रिजल्टेंट है वो mg डैश है। लिखें यहां r के लिए मैं क्या लिखूंगा? mg डैश। a के लिए मैं क्या लिखूंगा? मैं mg का स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर ओमेगा 4 r स्क्वायर प्लस में 2 mg m ओमेगा स्क्वायर r। थीटा देखो कितना है? 180 माइनस लैम्डा। तो क्या रखूंगा मैं यहां? cos 180 माइनस में लैम्डा लिख दूंगा। समझ रहे हो ना बात? किसको कैसे किया हम लोगों ने? यहां तक कोई डाउट हो? तो देखिए m स्क्वायर m की गुणा m से m का स्क्वायर, क्या कॉमन आ रहा है? यहां पे m स्क्वायर कॉमन आ रहा है। रूट को कैंसिल करके बाहर कौन आएगा? m आएगा, m से m कट जाएगा। तो क्या मिला मुझे? g डैश बराबर है जी स्क्वायर। क्या मिलेगा? अब ये g का स्क्वायर प्लस ओमेगा की 4 और r का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। cos 180 माइनस में लैम्डा आपको सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव और ओरिजिनल लाइन पर कोई चेंज नहीं होता, cos ही रहेगा। लेकिन cos 180 माइनस में लैम्डा माइनस cos लैम्डा लिखा जाएगा। तो देखिए क्या रिलेशन आएगा? माइनस का साइन आगे 2 और g r की वैल्यू रख लो, r cos लैम्डा और एक cos लैम्डा यहां से था, माइनस का साइन तो आगे लिख दिया मैंने। एक cos लैम्डा इसके साथ था तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर लैम्डा हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक? अब देखिए आप यहां से पूरे में से g स्क्वायर कॉमन ले लो, रूट के अंदर से g स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहां कितना बचेगा? 1। यहां g था पहले इसके साथ कोई नहीं था, नीचे g का स्क्वायर आ जाएगा। यहां एक g था, सिर्फ नीचे g बचेगा अपने पास। तो g स्क्वायर जब मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास रिलेशन बनेगी g स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ओमेगा 4 r स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा बाय g स्क्वायर और माइनस में 2r और cos स्क्वायर लैम्डा बाय g, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए ओमेगा ये होता है 2 पाई बाय t और अर्थ एक दिन में मतलब एक चक्कर जो पूरा कर रही है कितने सेकंड में? 86,400 सेकंड में, यानी कि 24 घंटे के अंदर एक चक्कर पूरा करती है। तो कितना हो गया ये? 2 पाई बाय 86,400 और उसकी पावर कितनी है? 4th पावर है। तो ये बताइए ओमेगा 4 का जो रिजल्ट है वो कितना ज्यादा कम होगा? बहुत ज्यादा कम होगा। और उसकी मल्टीप्लिकेशन भले ही r स्क्वायर के साथ हो, उसकी मल्टीप्लिकेशन भले ही किसके साथ हो? r स्क्वायर के साथ हो। एक गलती कर रहे हो, ओमेगा स्क्वायर यहां साथ में रहना चाहिए इसके ऊपर से, समझ रहे हो? ये ओमेगा स्क्वायर था ना यहां, वो आएगा यहां। तो देखिए आप खुद अंदाजा लगाइए, ओमेगा की 4 का रिजल्ट बहुत ज्यादा कम आएगा और ओमेगा 4 की भले ही प्रोडक्ट हो r के स्क्वायर के साथ तब भी रिजल्ट बहुत कम होगा। इसीलिए इस रिजल्ट को इग्नोर कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। इग्नोर किया तो हमारे पास अब ये वाला रिजल्ट बच गया। अब ये वाला रिजल्ट भी 1 से कम है। किससे कम है? 1 से कम। इस रूट को कैसे लिखता मैं? इसकी पावर 1/2। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या था? फर्स्ट ऑर्डर बाइनोमियल एक्सपेंशन
एक्सपेंशन। ये क्या आपके पास x, क्या था ये x, और x के साथ n को मल्टीप्लाई करना था, समझ रहे थे। 1 प्लस nx जो फर्स्ट ऑर्डर बाइनोमियल एक्सपेंशन था वो काम हम लोगों को यहां करना था। तो मैं यहां 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, समझ गए ना। तो देखिए फिर आप अपने पास जो रिजल्ट आए यहां से, g डैश बराबर है g 1 माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा बाय g। समझ गए भाई यहां तक? ये रिजल्ट आ गया अपने पास। अब g को अंदर ले जाइए तो g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहां होते इस पॉइंट पर तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होती? 0, लैटिट्यूड 0 होता है यहां। अगर आप इस पॉइंट पर होते तो लैम्डा कितना होता? 90। तो यहां क्या बोलते हैं हम? पोल। यहां क्या बोलते हैं? इक्वेटर। यहां क्या बोलेंगे? इक्वेटर। तो क्या लिखेंगे हम? एट इक्वेटर लैटिट्यूड कितना? 0, cos 0 1, cos 0 का स्क्वायर वो भी 1 के बराबर ही होगा। तो एट इक्वेटर g डैश जो आएगा g माइनस r ओमेगा स्क्वायर आएगा, और एट पोल या पोल्स पर लैम्डा कितना? 90 डिग्री। cos लैम्डा 0, cos स्क्वायर लैम्डा यानी कि cos 90 का स्क्वायर भी 0 के बराबर। तो पोल पर g डैश किसके बराबर? g के बराबर। तो g की सबसे ज्यादा वैल्यू कहां है? पोल पर, ठीक है। और कम वैल्यू कहां देखी गई? इक्वेटर पर। और जो ये r ओमेगा स्क्वायर का जो सोल्व करेंगे ना तो इसकी वैल्यू आएगी 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि अगर पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है तो r ओमेगा स्क्वायर कितना बताया मैंने? 0.034। तो 9.8 में से ये घट जाएगा, तो इतनी वैल्यू है कहां? इक्वेटर पर। बाकी इसके बड़े फायदे हैं कि जो पोल से इक्वेटर की तरफ आप देखते हो जो ज्यादातर नदियां हैं वो कैसे चलती हैं, उनका जो कैसे बहती है वो, और दिन रात बढ़ने में भी इसका कारण है। तो इस तरह के बहुत से कारण हैं, समझ रहे हो। अब कुछ सोचो कि क्वेश्चन ये भी दिया गया है, अगर मान लो पोल पर जितनी बर्फ है सारी पिघल जाए, मगर 5 मिनट के साथ इस टॉपिक को जोड़ो, पोल पर जितनी बर्फ है सारी पिघल जाए तो अर्थ का इनर्शिया बढ़ जाएगा, और अर्थ का एंगुलर मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है। एल ओमेगा सॉरी आई ओमेगा क्या था? कांस्टेंट था। तो क्या बढ़ गया? आई बढ़ गया ना, तो ओमेगा क्या हो जाएगा? मतलब कि आई बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, और ओमेगा यानी कि अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है आपकी वो अगर घटेगी, एंगुलर स्पीड जो है वो अगर घटेगी तो दिन की लेंथ बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? दिन की लेंथ घटेगी या बढ़ेगी? अरे ओमेगा देख लो ना किसके बराबर है? 2π/t के बराबर है, तो t बढ़ जाएगा। जहां 24 घंटे का एक दिन है ये कई घंटे का हो जाएगा, मतलब कि और टाइम बढ़ जाएगा कुल मिलाकर, समझ रहे हो बात? तो कुछ इस तरह के कांसेप्ट्स हैं जो रोटेशनल जो आपकी ये एंगुलर स्पीड है आपकी उससे संबंधित है। उसके अलावा जो अर्थ की शेप हम बार बार कितनी मान रहे थे? एक परफेक्ट शेप मान रहे थे, यानी कि परफेक्ट स्फीयर मान रहे थे उसको, लेकिन अर्थ की जो शेप है वो कैसी है? ओवलेट स्फेराइड शेप है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल शेप है इसकी भी। और वहां आप देखोगे कि जो रेडियस है हमारी अर्थ की, कौन सी वाली रेडियस ज्यादा है? ये वाली रेडियस ज्यादा है, इक्वेटर की तरफ जो है आर ई की वैल्यू ज्यादा है इससे आर पी से। तो सीधी सी बात अभी पढ़ा था ना लोगों ने, जहां आर की वैल्यू ज्यादा होगी वहां जी की वैल्यू कम होगी। तो अभी प्रूफ भी क्या लोगों ने तो रोटेशन वाले केस